हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। मेरी वीडियो को पूरा का पूरा देख के समझ के उसको लर्न भी कर लिया होगा। मैं फिर से कहूंगा, ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स का कवर करते हैं और दोनों ही चैप्टर बच्चों को टफ लगता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा लगा आपको। कोई फीडबैक हो जरूर बताना, कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताना। फिर हम नेक्स्ट 1 आवर के अंदर, अभी से 1 घंटे के अंदर, आई प्रॉमिस कि तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत अच्छे से बता दूंगा विद ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून, अच्छे से चैप्टर को समझ लो 1 शॉट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट है क्या? तो फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। सिंपल सी बात है, हम लोगों को पैसों की नीड है, ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है। हम सब लोग, आप लोग, हमें बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है। वहीं कुछ पार्टी ऐसी है जिनके पास सरप्लस पैसा है, जिन्होंने अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ पैसा बचा रखा है। अब आप अपने आप को इसमें कवर कर लो या फिर इसमें कवर कर लो, या फिर हम मान लेते हैं कि हम लोग वो हैं जो अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा सा पैसा बचाते चले जाते हैं, तो हम इसके अंदर आ गए। और ये हो गए आपके बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं। तो हम सबके पास थोड़ा थोड़ा सा पैसा, किसी के पास 1000, 500, 2000, 4000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये इकट्ठा कर रखा है। और इनको चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। तो इन दोनों के बीच में ना क्लास एक लिंक क्रिएट करता है। उस लिंक को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, जो सरप्लस यूनिट से पैसा लेता है, अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, एक बड़ी रकम बनाने के बाद इनको देता है, फिर बाद में इनसे इंटरेस्ट लेकर या जो भी रिटर्न लेकर ये इनको देता है। तो ये इसी को कहते हैं, इसी मिडिल मैन को कहते हैं, जो सरप्लस यूनिट और डेफिशिएट यूनिट को, या फिर जिनके पास सरप्लस पैसा है और जिनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन दोनों के बीच में लिंक करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या लिंक करने वाली बॉडी का जो नाम है वो है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट है क्या? फाइनेंशियल मार्केट creates a link between savers and borrowers. This market transfer the money or capital from those who have surplus money, जिसको surplus unit बोलते हैं, to those who are in need of investment, जिनको investment की जरूरत है, deficient unit. Funds can be allotted through bank and financial market. तो funds बैंक और financial market दोनों के थ्रू से भी पैसा जा सकता है। देखो, बैंक आप सब जानते हो, नो डाउट, पर आजकल ना बैंक भी फाइनेंशियल मार्केट के धीरे धीरे फंक्शंस को फॉलो कर रहा है। मैं आगे बताऊं कैसे। तो देखो, ये हाउस होल्ड है, हम लोग, आप लोग, हम जैसे आम जनता, वी आर सरप्लस यूनिट। तो हमारे पास क्लास यहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है, हम बैंक को दे देते हैं। आप सबके पेरेंट्स अपनी सैलरी का थोड़ा सा परसेंटेज सेव करते होंगे, तो वो बैंक में जमा करते होंगे, हम सब। उसके बाद दूसरा जो यूनिट है, ये तो हो गया क्लास बैंक्स, और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, क्लास डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में जो आप इन्वेस्ट करते हो वो। फिर ये सब जो पैसा लेते हैं, ये सब किसको देते हैं? बिजनेस यूनिट को ना, अदानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, है ना, मित्तल, इन सबको क्लास ये करते हैं, पैसे देते हैं। तो यही फाइनेंशियल मार्केट है जो लिंक क्रिएट करता है बिजनेस फर्म्स में और हाउस होल्ड में, यानी सरप्लस यूनिट और डेफिशिएंट यूनिट। आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट समझ आ गया। बैंक्स के बारे में हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, बैंक भी सेम यही काम करते हैं, बट ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और आज हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे। स्टॉक मार्केट की भी थोड़ी जानकारी दूंगा, हल्की फुल्की, ज़्यादा तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और आप ये चैप्टर जरूर पढ़ना अगर आप फ्यूचर में चाहते हो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना, घर बैठे बैठे क्लास इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा एनालिसिस करके, है ना। आप अगर चाहते हो पैसा बनाना स्टॉक मार्केट का भी, आगे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे शुरुआत में कर दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब फंक्शन सर हमें समझ आ गया, फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है? सरप्लस से पैसा लेना और डेफिसिट को पैसा देना। एक काम और भी है, आपका पैसा सही जगह लगाना। फाइनेंशियल मार्केट आंख बंद करके कहीं भी आपका पैसा नहीं फेंक देगा, सही जगह जहां पे क्लास अच्छे से रिटर्न आपको मिले। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। आपकी जो सेविंग्स है उनको मूव करता है, मोबिलाइज करता है, और जो सबसे अच्छी जगह है वहां पे उस पैसे को लगाता है। इट ट्रांसफर द फंड ऑफ सरप्लस यूनिट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जो सरप्लस यूनिट से पैसा लेता है और जो सबसे अच्छी जगह रिटर्न जहां मिलता है वहां पे ये
आपके फंड्स को इन्वेस्ट करेगा मल्टीपल लोगों से लेकर। सेकंड, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, ध्यान रखना सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिबेंचर, पूरे चैप्टर में जब भी बोलूंगा सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स, स्टॉक्स आप समझ लो, या फिर आप समझ लो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज समझ लो, या फिर आप इसको जो है शेयर्स बोल लो, कुछ ही बोल सकते हो। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड सप्लाई ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जो शेयर्स है उसकी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ये उसकी प्राइस को भी डिस्कवर करता है। मतलब प्राइस को सेट करने का काम फाइनेंशियल मार्केट का है, आपकी सेविंग्स को सही जगह लगाने का काम भी फाइनेंशियल मार्केट का है। तीसरा, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, यानी ये मार्केट क्लास आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आप आसानी से इजीली इसको क्लास बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई घर है वो 20 लाख रुपए का है तो उसको मैं कैश में कन्वर्ट करूंगा, मुझे महीनों लग जाएगा। लेकिन स्टॉक्स को आप बटन दबाओ, बेचो और क्लास विद इन 2 to 3 डेज आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाता है। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आप इजीली इसको जब चाहो तब आप बेच सकते हो। और ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को भी कम करता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है ना, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है मार्केट की रिगार्डिंग, मार्केट कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग पर अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर्स और अदर कंपनीज डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन दिस टू गेट दीज इंफॉर्मेशन। तो इन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए ज्यादा खर्चा इन लोगों को नहीं करना पड़ता। तो क्या क्या क्लास फंक्शन है मार्केट का, आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है और अच्छी जगह लगाता है, प्राइस को डिस्कवर करता है, लिक्विडिटी प्रदान करता है आपको, और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम करता है। मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है ताकि आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग जगह जाके भटक के पैसा खर्च करके ना लेना पड़े। फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफ 2 टाइप्स, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ध्यान रखना फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप का है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। अगर आपको कम समय के लिए विद इन 1 ईयर के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप कहां जाओगे, मनी मार्केट के अंदर, विच मीन्स यूज फॉर पीरियड अप टू 1 ईयर। इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको पिछले चैप्टर बताया था वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस की जाती है, लेकिन फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस की जाती है। तो जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, तो ये कौन सी नीड को पूरी करेगा, वर्किंग कैपिटल नीड को। अगर मुझे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए उधार चाहिए, मुझे स्टॉक्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उधार चाहिए, तो मनी मार्केट से लूंगा मैं। मनी मार्केट हैज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, यहाँ पे रिस्क लो होता है, हाईली लिक्विड और अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज होते हैं। अब इसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा मनी और कैपिटल में, तब बताऊंगा, ठीक है। वहीं कैपिटल मार्केट क्या है, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। मनी मार्केट था शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, जो कैपिटल मार्केट है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। इट इंक्लूड्स all the organization, institutions and instruments that provide long term and medium term fund. It doesn't include the instruments on or institution which provide the finance for short term and up to 1 year. Common instruments are, इसके अंदर क्या क्या आता है, शेयर्स। तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, शेयर है, डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, बॉन्ड हो गया, एटसेट्रा। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, कैपिटल मार्केट आप कह सकते हो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, क्योंकि ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को ये पूरी करेगा। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ये सारे। अब नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब अगर तुम्हें लंबे समय के लिए, मुझे मान लो एक फैक्ट्री लगाने, उसके लिए पैसे उधार लेने, तो मैं कैपिटल मार्केट के अंदर जाऊंगा। और मुझे अगर रॉ मटेरियल खरीदना है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, फिर मैं मनी मार्केट के अंदर जाऊंगा, शॉर्ट टर्म वाले में। तो नेचर एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सबसे पहला कैपिटल मार्केट लिंक क्रिएट करता है सेवर्स और एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। जो सेवर्स और बोरोवर्स है, यानी जो सेवर्स है और जो इन्वेस्टर्स है, उन दोनों के बीच में ये लिंक क्रिएट करता है। दूसरा, डील्स इन लॉन्ग टर्म, तो पता है क्लास आपको कि जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। यूज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, आप डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, आपको बीच में ब्रोकर चाहिए ही चाहिए। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, शेयर, डिबेंचर। तो आप डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको एक ब्रोकर, एक इंटरमीडिएटरीज चाहिए ही चाहिए। इंटरमीडिएटरी मतलब ब्रोकर्स, ठीक है। और ब्रोकर, अंडरराइटर, डिपोजिटरी एसेट्रा, ये चाहिए। These intermediaries act as a working organ of capital market and are very important element of capital market. तो अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो डायरेक्टली नहीं खरीद सकता मैं, ज़ेरोधा, अपस्टॉक, ठीक है, अलग अलग ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें जो
जिनमें अकाउंट खोल के उनके थ्रू मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं। तो मैं डायरेक्टली नहीं खरीद सकता, बीच में ब्रोकर चाहिए ही चाहिए। ब्रोकर को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरमीडियरीज। ये बड़ा टर्म है, बड़ा नाम है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, और ये कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। द एक्टिविटी ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सरप्लस फंड। जिनके पास सरप्लस फंड है ना, उनको बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत लुभावने ऑफर देता है, सो दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन कैपिटल मार्केट एंड आर इनकरेज टू सेव मोर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मोर फॉर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। तो आप जब बैंक में जाओगे देखना, तो बैंक वाले आपको अलग अलग ऑफर देंगे कि यार एफडी मत कराओ, इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, डिबेंचर और शेयर दोनों में मिलाकर इन्वेस्ट करो ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले, रिस्क भी आपका कम हो। तो ये आपको गाइड करते हैं ताकि आपका पैसा सही जगह लगा सकते हैं। तो एनकरेज किया जाता है आपको ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि वो पैसा इकोनॉमी में आए, इकोनॉमी ग्रो करे और आप भी ग्रो करो। दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अगला है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। द कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली। कैपिटल मार्केट फ्रीली ऑपरेट करता है, कोई कंट्रोल नहीं किसी का, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो शेयर होल्डर्स का, आप लोगों का कोई क्लास पागल नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें सरकार जो है वो ध्यान रखती है। उनके रूल रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, लाइक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, कंपनी लॉ फॉलो होता है। तो ताकि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट फॉलो होता है ताकि कोई भी झोल ना कर सके। स्टॉक एक्सचेंज वर्क अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी विच इज अ गवर्नमेंट बॉडी। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, वो एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, ताकि स्टॉक मार्केट में कोई धांधलेबाजी ना हो और जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका कोई नुकसान, कोई ठगी उनके साथ ना हो। सो ये 5 के 5 नेचर और फीचर है कैपिटल मार्केट का। पहला लिंक करता है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंटरमीडियरीज का यूज होता है, कैपिटल फॉर्मेशन ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, और सरकार के रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो आपको फाइनेंशियल मार्केट समझा। फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप के होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है। शेयर डिबेंचर्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स या की इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के आपने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, आपने फीचर्स भी पढ़ लिया। नाउ कैपिटल मार्केट अगेन 2 टाइप का होता है। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज, को सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। अगर मुझे कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मैं डायरेक्टली कंपनी के पास जाता हूं और कंपनी के पास से सिक्योरिटीज को खरीद के लेकर आता हूं, शेयर्स खरीद के लेके आता हूं। इसको बोलते हैं न्यू हैंड सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में हम न्यू हैंड सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि मैंने खरीद लिया शेयर्स, मैंने शेयर खरीद लिया, भले ब्रोकर के थ्रू, ये नहीं सेकंड प्राइमरी मार्केट का ये मतलब नहीं है कि ब्रोकर के थ्रू खरीदा तो सेकेंडरी हो जाएगा, नहीं। अब कुछ बच्चों को पता है कि सर आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि बिना ब्रोकर के आप शेयर नहीं खरीद सकते, तो हम ब्रोकर से शेयर्स खरीद रहे हैं तो क्या वो सेकेंडरी मार्केट है? नहीं है, वो प्राइमरी मार्केट ही। आप सिक्योरिटीज खरीदते हो ना, जहां से भी खरीदो आप, वो आप भले ही ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हो, बट वो है तो आप ही के लिए शेयर्स ना, ब्रोकर थोड़ी आपको बेच रहा है, वो तो आपको अलॉट कर रहा है। सेकंड हैंड थोड़ी हो गया सामान वो। अब आप भी जाके, आप एक बार टाटा से जाके खरीदते हो क्या? उनकी कंपनी से खरीदते हो? नहीं, आप दुकानदार से खरीदते हो, बट फिर भी वो नया ही तो है, वो सेकंड हैंड थोड़ी हो गया। तो उसी तरीके से ये प्राइमरी मार्केट जब फ्रेश और न्यू या फिर क्लास फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज को आप खरीदते हो, वो प्राइमरी मार्केट है। अब मैंने शेयर्स खरीद लिए, तो मैंने अपने दोस्त को बेच दिया, उसने अपने भाई को बेचा, उसने अपने रिश्तेदार को बेचा, फिर वो सारा का सारा काम किसके अंदर होता है? सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो एक ही बार होता है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम जो है वो ट्रांसफर शेयर्स का किया जाता है, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो कैपिटल मार्केट आर क्लासिफाइड टू 2 टाइप्स, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट। ये न्यू इश्यू मार्केट है, दैट द न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यू बाय द कंपनी। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, डिपॉजिट। इन सारी तरीके से क्लास आप प्राइमरी मार्केट में डील कर सकते हो। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट
फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। मैंने कंपनी से खरीदा प्राइमरी, फिर मैंने अपने दोस्त को बेचा, उसने अपने भाई को बेचा, उसने अपने पापा को बेचा, उसने अपनी मम्मी को बेचा, बहन को बेचा, किसी को बेचा, वो सारी डील सेकेंडरी मार्केट है। Higher security here securities are sold by one investors to another, then both of the investors can meet in secondary market and exchange securities for cash through brokers, through intermediaries called ब्रोकर। तो वो हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में आपने डायरेक्टली कंपनी से खरीदा और फिर इस इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को बेचा, ये हो गया सेकेंडरी मार्केट, और ये क्या था आपका प्राइमरी मार्केट। तो आई होप सेकेंडरी मार्केट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। तो आप समझ गए। अब सारे बच्चे थोड़ा सा लर्निंग पोजीशन में आ जाओ, कमेंट में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, यहाँ पे क्लास कुछ लिखवाता हूँ उसे याद करना। इन शॉर्ट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर आपको पढ़ाया था पिछले में। ईपीएस आईपीएल की तरह एक सीपीएल होता है, अगर आपको पता हो तो सीपीएल। कोई और अगर निमोनिक हो, एक बच्चे ने मुझे बताया था, भूल रहा हूं मैं, कोई और निमोनिक कोड हो तो मुझे बताना। फिर एस, ठीक है, एस समझना, एस से मेरा नाम है ना सुनील पांडा, तो आप एस समझना। ईपीएस, सीपीएल और एस, ठीक है, ईपीएस सीपीएल एस, लाइन बाय लाइन याद करना। पहले ईपीएस सीपीएल एस, ये निमोनिक कोड है किसका, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। बेटा सच बताऊं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में ना। ये दो फंक्शन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसी चैप्टर के अंदर आएगा फंक्शंस ऑफ सेबी और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, देख लेना, प्री बोर्ड में भी बोर्ड में भी, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इकोनॉमिक बैरोमीटर। ध्यान समझना, पहला भी समझते हैं। पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर, अ स्टॉक एक्सचेंज इज रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जो स्टॉक एक्सचेंज है ना किसी भी कंट्री का, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उस कंट्री का इकोनॉमिक मिरर है। उस स्टॉक एक्सचेंज को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो तो कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, कि कंट्री के अंदर क्या चीज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस कंट्री की हालत क्या है, सब कुछ पता चल जाता है क्लास स्टॉक एक्सचेंज से। हर कंट्री का जो मेजर चेंज होता है ना, उस चेंज से स्टॉक के प्राइसेस जो है वो अप एंड डाउन होते हैं। जो अभी घोटाला सामने होता है, या फिर किसी बड़े आदमी की डेथ भी हो जाती है, या कोई बड़ा क्लास कानून पास होता है, उन सब से, या सरकार बदल जाती है, इलेक्शन चलता है, उन सब से, सेलिब्रेशन दिवाली के टाइम, इन सब से स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं। तो ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। पीएनबी स्कैम हो, कोरोना वायरस हो, ठीक है, एक शिप फंस गई थी क्लास एवरग्रीन करके कोई शिप या कंपनी का नाम है, डोंट नो, वो फंस गई थी जब क्लास स्विस कनाल के अंदर, तब भी स्टॉक्स के प्राइसेस जो है काफी चेंज हो गया था। वॉर छिड़ रहा था, है ना, जब भी रशिया का जो यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उससे इजराइल का भी चल रहा है ना, वो सारी स्टॉक एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक मिरर, इट इज नोन एज द पल्स ऑफ इकोनॉमी। इसको नब्स कहते हैं क्लास, इकोनॉमी की पल्स कहते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा अगर आप किसी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज देखते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज दो इंडिसेस है उसके, सेंसेक्स और निफ्टी, उसको देख के पता पड़ जाएगा। दूसरा, सिक्योरिटीज के प्राइसेस को स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। किसी भी शेयर्स की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसको देखते हुए क्लास शेयर्स के प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं। मैं आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक वीडियो क्लास वाटर बॉल करके है, गोलगप्पे वाला करके, वाटर बॉल्स करके एक वीडियो है, बहुत फनी वीडियो है, ठीक है, सरदार जी का एक वीडियो, किसी मूवी का सीन है, बहुत फनी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, मजा आएगा, 10 मिनट के अराउंड का है, आप या उससे भी कम का होगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना, मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आपको कितना कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में कि यार कंपनी एक्चुअली कैसे काम करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे काम करते हैं, और स्पेशली ये वाला कि शेयर का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन लोग जो है ना वो अंदर से उसको मैनिपुलेट करते हैं। मान लो अगर मेरी ही दुकान है, मैं मिठाइयाँ बेच रहा हूँ, अपने दोस्तों को लगा दूं भीड़ में कि भाई तुम लोग भी आके तुम लोग भी खरीदो, तो मेरे ही दोस्त मुझसे कह रहे भाई बहुत अच्छी मिठाई थी 2 किलो दे दे, बहुत अच्छी मिठाई थी 4 किलो दे दे। तो यार उस सिचुएशन में बाहर के लोगों को क्या लगेगा कि भाई इसकी मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी है, तो वो लोग फिर डिमांड करेंगे और मैं मिठाइयों के दाम बढ़ाता चला जाऊंगा, बट ये गलत है। तो उसी तरीके से क्लास लोग झोल करते हैं, जिसके बारे में बताया गया, कंपनी कैसे बनाते हैं, फंड्स कैसे रेज करते हैं, बहुत मजा आएगा, हेल्पफुल रहेगा। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो प्राइस ऑफ शेयर्स आर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स।
द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी वैल्यूड हायर, और क्लास उनकी डिमांड ज्यादा होती है तो उनका प्राइस ज्यादा होता है। तो शेयर स्टॉक मार्केट ना प्राइस भी डिसाइड करता है, स्टॉक मार्केट आपके ट्रांजेक्शन्स की सेफ्टी भी देता है। स्टॉक मार्केट ये ध्यान रखता है कि सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। तो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड मतलब जिन स्टॉक्स का नाम कंपनीज में, कंपनीज के पास लिस्टिंग है, जिनका नाम लिखा हुआ है, और नाम उन्हीं का लिखा होता है जो सारी कंडीशंस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आते हैं। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लिखा होता है, अरे गहरे कंपनी का नाम नहीं लिखा होता। आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी, कंपनी कितना साउंड है, साउंड मतलब कितना पैसा है उसके पास, स्टॉक मार्केट में क्लास लिस्टिंग उसकी की जाती है। तो ईपीएस शॉर्ट में क्या था, ईपीएस इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपका ट्रांजैक्शन सेफ रहेगा। सीपीएल, सीपीएल का मतलब क्या, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक मार्केट आपकी सेविंग्स को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है, जिससे इकोनॉमी ग्रो होगी। आप पैसा बचाओगे, इन्वेस्ट करोगे ना स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज में, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगला है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। स्टॉक मार्केट फ्री वर्क करता है और स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं, यानी स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्लास? ये फ्रीली चलता है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट स्टॉक। तो यहाँ पे टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सप्लाई सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन। कोई झोलबाजी नहीं होता, नॉर्मल तरीके से जेन्युइनली स्टॉक मार्केट में प्राइस का अप एंड डाउन होता है, तो आप सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। अगला है लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट में आप आसानी से अपने स्टॉक्स को यानी शेयर्स को इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर, तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, यानी द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। इक्विटी कल्ट का मतलब सिंपल सा यह है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को नॉलेज दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि वो अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट जरूर करें। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी के पास पैसा आएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम कई गुना बढ़ता है। अपने इको के अंदर ही पढ़ रखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर। तो लोगों को जागरूक करना कि वो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे देखो निमोनिक कोड क्या हो गया, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर वाला ईपीएस, इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर सीपीएल, आईपीएल की जगह सीपीएल, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन और लिक्विडिटी। और अगला है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, लास्ट में जो एस है उसका है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। तो आप एक बार इसको देखो, और एक बार मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट में हर एक बच्चा ईपीएस, सीपीएल और एस की फुल फॉर्म लिख के दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्लास में यहीं पे 5 मिनट फालतू देकर आप चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ओके, नाउ इसके बाद है क्लास डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैं 2 डिफरेंस की बात करूंगा। ये दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल तो बहुत ज्यादा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो मैंने आपसे कहा था ना प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली न्यू इश्यू सिक्योरिटीज, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड, जबकि यहाँ पे सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड है। दूसरा इशू भाई, सिक्योरिटी कंपनी खुद इशू करती है, यहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है। सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर्स। लोकेशन की बात करें, देखो प्राइमरी मार्केट का कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन और वर्किंग आ रहा है। स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से शाम को 3:30 वर्किंग डे में खुलता है, मतलब ये फिक्स टाइम है, अलग अलग जगह पे लोकेशंस हैं। एंट्री की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एंट्री आसानी से क्लास घुसकर फंड्स को रेज कर सकता है प्राइमरी मार्केट में, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही फंड्स को रेज कर सकती हैं। सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज को ही खरीदा बेचा जाता है। प्राइस की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज का प्राइस मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगा, कंपनी खुद डिसाइड करेगी। सेकेंडरी मार्केट में क्लास जो फैक्टर है डिमांड सप्लाई फैक्टर, उसको देखते हुए स्टॉक्स का या सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड किया जाता है, राइट। अच्छा, अब है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो मनी मार्केट में कौन कौन है? मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, पब्लिक और पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी ओनली, सिर्फ प्राइवेट कंपनी। लेकिन यहाँ पे द पार्टिसिपेशन इन कैपिटल मार्केट में क्या क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स,
कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे फॉरेन और रिटेल इन्वेस्टर दोनों है, तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ड्यूरेशन आपको पता है कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, मनी मार्केट जो डील होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से। इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड आते हैं, जबकि मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। अब ये मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है डिटेल में, नहीं तो बताता मैं। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, इसके अलावा कॉल रेट, कॉल मनी भी होता है, वो भी आता है इसके अंदर। लिक्विडिटी की बात करें, ये लेस लिक्विड है क्योंकि लंबे समय तक है, लेस लिक्विड है, जबकि ये शॉर्ट टर्म है तो ये हाईली लिक्विड है एज कंपेयर टू दिस इज मोर लिक्विड, दिस इज लेस लिक्विड। देखो जो कैपिटल मार्केट है वो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में मोर रिस्क मोर रिटर्न है, जबकि मनी मार्केट में रिटर्न भी कम है, रिस्क भी कम है। अगला क्लास रिक्वायरमेंट, ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है। अगर आपको फिक्स कैपिटल चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में पैसा उठाओगे, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप मनी मार्केट में पैसा उठाओगे। सो दीज टू डिफरेंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अब मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को टफ लगता है। मैं अब इसको आसान बना दूंगा और आप सब शुरू के 5 से 6 पॉइंट अगर इस प्रोसीजर के लर्न कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्रोसीजर। ये टॉपिक जो है वो है ट्रेडिंग प्रोसीजर या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। अब सुनो, अगर तुम्हें किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स को खरीदना है तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहेगा, वही है ट्रेडिंग प्रोसीजर और कुछ नहीं है, ठीक है। सो बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज को सेल करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कंपनी हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड। बिना सिक्योरिटी के लिस्टेड किए हुए आप नहीं कर सकते इस काम को। नेम ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली। जब स्टॉक एक्सचेंज जो अथॉरिटीज हैं वो तुम्हारी फाइनेंशियल साउंडनेस से सेटिस्फाई हो जाएंगे और अब आप ट्रेडिंग कर सकते हो कंप्यूटर से बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। बेटा 1 2 3 4 5, अगर आप 6 अगर आप 6 पॉइंट लर्न कर लेते हो ना तो भी बात बन जाएगी। बाकी के पॉइंट छोड़ भी दोगे ना, कभी दिक्कत ना आई है ना आएगी। बट मैं नहीं बोलूंगा छोड़ो, क्योंकि मेरे लिए तो आसान है और मैं दम रखता हूं आपको आसानी से कराने में, ठीक है। तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। अगर तुम्हें किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो तुम्हारी एज 18+ होना चाहिए, तुम्हारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटीज कभी भी कैश में नहीं खरीद सकते, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर तुम कल को चाहोगे खरीदना तो 18+, अभी आप में से 17 साल के होंगे लगभग, कुछ बच्चे 18 के एडजस्ट हुए होंगे, कुछ होने वाले होंगे, तो 18+ होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो आप कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना पड़ेगा वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। अब ब्रोकर कोई ऐप हो सकता है अपस्टॉक, जीरोधा जैसा, ठीक है, या किसी बैंक में जाके आप इस काम को कर सकते हो, वो लोग भी काम करते हैं, या कोई ना कोई ब्रोकर बैठा ही होगा इस काम को करने के लिए जो पर्टिकुलरली काम करता होगा। तो सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, फिर आपका एक अकाउंट बनेगा जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। मैं आऊंगा उस टॉपिक पे, पहले देखो सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। द फर्स्ट स्टेप is it to select a broker who will buy or sell security on the behalf of इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो है जो कर रहा है, उसके बिहाफ में जो सिक्योरिटी खरीदता बेचता है वो ब्रोकर हो गया। ब्रोकर ऑल्सो रजिस्टर्ड फ्रॉम सेबी, तो जो ब्रोकर है ना वो भी सेबी से क्या होगा क्लास, रजिस्टर्ड होगा। ध्यान रखना, ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होता है, ऐसे कोई भी ब्रोकर नहीं बन जाएगा। पहले एक ट्रेनिंग सेशन होता है, एक एग्जाम होता है छोटा सा, वो क्रॉस करना है, तब सेबी से परमिशन मिलती है, हम आप ब्रोकर बन सकते हो, ताकि आप कोई धांधलेबाजी ना करो इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि सेबी का नाम ना खराब हो। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी कोशिश करना याद रखना। पैन कार्ड नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर इसको बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है तुम्हारा, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल, आगे बताऊं क्या होता है ये, रेजिडेंशियल स्टेटस, एनआरआई हो या इंडियन हो, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है ना, केवाईसी टाइप फॉर्म होता है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ब्रोकर लेगा और ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें सुबह शेयर खरीद के शाम को बेच सकते हो, जिसको ना ट्रेड करते होते ना कुछ लोग, सुबह खरीदा मान लो 2 लाख रुपए का स्टॉक, शाम को बेच दिया 2,25,000 का, तो शाम तक 25,000 रुपए कमा लिए।
तो सोचो अगर रोज ऐसे 25-25 हज़ार रुपये कमाएगा तो कितना महीने में वो पैसा बना लेगा, है ना। तो लेकिन ये एक अच्छी साइड है। अगली साइड ऐसा भी होता है कि 2 लाख का 1 लाख रह गया, 2 लाख का 1,70 रह गया, 1,75 घटता भी है। तो सबसे पहला काम ये एटलीस्ट 6 पॉइंट आपको अभी लर्न होना चाहिए। अगर आप तन मन धन से मेरी बात सुन रहे हो ना, तो ये 6 के 6 पॉइंट लर्न होना चाहिए। डाउट हो कमेंट्स में पूछो, प्लस प्लीज एक्टिव रहो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत हो रही है, तुम्हें दिख रहा है अगर ना मेहनत थोड़ी सी भी, तो प्लीज यार सपोर्ट करो, शेयर करा करो, वीडियो को लाइक करा करो। बोर्ड एग्जाम तुम्हारे बहुत बेहतरीन बना दूंगा और CUET भी, मेरी गारंटी है। बेसिकली डोमेन्स की, अकाउंट, इको बेस्ड, इन तीनों सब्जेक्ट की। तो सबसे पहला जो काम है वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर को सिलेक्ट करना, ब्रोकर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना। फिर ब्रोकर क्या करेगा, तुम्हारा एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। डीमैट का मतलब होता है डी मटेरियलाइजेशन, मटेरियल को खत्म कर देना। सिंपल सी बात अगर मैं आपसे बोलूं तो ये रहा आपका बैंक अकाउंट जिसमें पैसा रखा जाता है। उसी तरीके से एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स रखे जाते हैं। तो अगर मुझे शेयर्स खरीदना है तो मेरे बैंक से पैसा जाएगा और मेरे शेयर्स बढ़ जाएंगे। फिर जब मैं शेयर्स को बेचूंगा तो मेरे शेयर्स के नंबर कम हो जाएंगे और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक से पैसा कट के शेयर्स इसमें आ जाएंगे, प्लस प्लस इतने इतने शेयर्स है इस कंपनी के, और बेचूंगा तो यहाँ से शेयर्स माइनस हो जाएंगे और मेरे बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। तो शेयर्स को रखने के लिए एक अकाउंट होता है। देखो हर इंसान जो है सुबह खरीद के शाम को तो नहीं बेचेगा, तो वो क्लास रखेगा भी 2 दिन 4 दिन महीना साल भर 10 साल 50 साल 100 साल, तो उसके लिए वो अकाउंट ओपन करता है। दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। पुराने जमाने में क्या होता था, जो लोग शेयर्स खरीदते थे उनको सर्टिफिकेट मिलते थे। शिवाजी द बॉस आपने मूवी देखी होगी, सिक्का उछाल के जो जेब में रखता है ना वो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो बॉन्ड्स में रखता है पैसे, मतलब स्टॉक्स के अंदर वो कागज रहते हैं ना, वही बॉन्ड है। उस तरीके से पहले शेयर सर्टिफिकेट मिलता था कागज, लेकिन फट गया चुर गया तो क्या होगा, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि उस कागज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लो। मतलब वो कागज फेंक दो, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसको क्या बोलते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डीमैट। तो आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा। डीमैट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फॉर्म बाय डिपोजिटरी। अब सिक्योरिटीज को रखता कौन है डीमैट अकाउंट में, डिपोजिटरी। अब डिपोजिटरी कौन है क्लास, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। सारे के सारे शेयर्स किसके पास होते हैं, डिपोजिटरी के पास। एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपोजिटरी, और आप डायरेक्टली डिपोजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको डिपोजिटरी से कांटेक्ट करना पड़ेगा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। मतलब ये मैं हूं, ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आएगा डिपोजिटरी खाली डी। तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स या ब्रोकर जिसको बोलते हैं उनसे कांटेक्ट करोगे, और वो किससे कांटेक्ट करेंगे, डिपोजिटरी को। ठीक है, देखो ये रहा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और फिर है डिपोजिटरी। और डिपोजिटरी कितने हैं प्रेजेंटली, 2, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, यानी कि NSDL और CDSL, दीज आर 2 डिपोजिटरी एट अ टाइम। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा। तीसरे नंबर पे आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, डीमैट अकाउंट खुलने के बाद इन्वेस्टर ने बोला भी मुझे इतने शेयर्स इस प्राइस पे चाहिए। चौथे नंबर पे मैच किया जाएगा आपका प्राइस, शेयर और प्राइस को, बेस्ट प्राइस जो भी है। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर बेस्ट प्राइस अवेलेबल। मैच करने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, इट विल बी कम्युनिकेटेड। तो ब्रोकर को ब्रोकर के थ्रू बता दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, और ब्रोकर क्लास एक ट्रेडिंग कंफर्मेशन स्लिप भेज देगा इन्वेस्टर को कि हाँ जी तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल इशू के लिए। अगर आपको फ्यूचर में स्यू करना हो, फ्यूचर में कुछ वेरीफाई करना हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिखा रहता है कि इस प्राइस में इतने शेयर्स आपने खरीदे, इस टाइम पे, सब कुछ लिखा रहता है। तो ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इमेजिन करो ना कहानी की तरह, ब्रोकर सिलेक्ट किया, ब्रोकर ने क्या किया, डीमैट अकाउंट सिलेक्ट, डीमैट अकाउंट खोल दिया। डीमैट अकाउंट के बाद प्लेस करोगे क्लास ऑर्डर को, प्लेस करने के बाद ऑर्डर क्लास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, प्राइस मैच होगा। प्राइस मैच होने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 घंटे के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ आ गया।
कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको मिल जाएगा। 7th पॉइंट क्या है? अब ये 6 के 6 पॉइंट एक बार फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लो और कॉपी में लिख के दिखाओ। तो सबसे पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, फिर डीमैट अकाउंट खुलेगा, फिर ऑर्डर प्लेस करोगे, प्राइस मैच किया जाएगा, फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा। देन डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। अगर तुम शेयर्स को बेच रहे हो तो शेयर्स को डिलीवर कर दो, और अगर तुम शेयर्स खरीद रहे हो तो 7वें पॉइंट पे पेमेंट कर दो। 7 तक बात जाती नहीं, 5 6 ही बहुत है। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड। अगर वो शेयर बेच रहा है तो शेयर को डिलीवर करेगा, और अगर वो खरीद रहा है तो कैश पे करेगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज, दिस विल कॉल्ड पे इन डे। तो अभी ये 2 लाइन समझ नहीं आएगी, मैं आगे समझाता हूँ क्या है पे इन डे। फिर होता है सेटलमेंट साइकिल। कैश पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज T+2। क्लास देखो, जो रोलिंग सेटलमेंट साइकिल है उसके अंदर T+2 डेज के अंदर पेमेंट हो जाती है। ट्रांजेक्शन डेट या टुडे प्लस अगले 2 दिन, यानी 3 दिन के अंदर आपको सारा पैसा सेटल करना होता है। फिर 9वां पॉइंट क्या है? ऑन द T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स को डिलीवर करेगा या पेमेंट करेगा। अगर खरीद रहा है तो पेमेंट करेगा, बेच रहा है स्टॉक को डिलीवर करेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पे आउट डे, कॉल टू बी पे आउट डे। आउट डे बोलो या पे आउट डे, एक ही बात है, ठीक है। पे आउट डे, पे इन डे, पे आउट डे। अच्छा, नेक्स्ट है लास्ट, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स। फिर ब्रोकर क्या करेगा? शेयर्स को डिलीवरी कर देगा डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स इन डीमैट अकाउंट। आपके खाते में शेयर आ जाएगा। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल, अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी जो ब्रोकर के पास होती है, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स डिपोजिटरी के थ्रू वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में डलवा देगा। आई नो लास्ट के 3-4 पॉइंट में आपको दिक्कत हुई, अब दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझना। वो तो एक फॉर्मेलिटी की लाइन थी। अब यहां से देखो, ये मैं हूं इन्वेस्टर नंबर 1 और ये कोई और है इन्वेस्टर नंबर 2। ध्यान समझना क्लास, इन्वेस्टर नंबर 1 और इन्वेस्टर नंबर 2, ओके। अब यहां पे मैंने बात की अपने ब्रोकर से, मुझे खरीदना है, ठीक है, मुझे शेयर्स खरीदने, मैंने ब्रोकर हायर किया। चाहे शेयर्स खरीदो चाहे आप बेचो, तो भैया आपको सेल करने के लिए भी ब्रोकर चाहिए। तो मैं ब्रोकर को हायर करता हूं परचेज करने के लिए, और ये ब्रोकर को हायर करता है क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। मेरी बात समझ गए? तो मैंने बोला ब्रोकर भाई मुझे शेयर्स चाहिए, तो मुझसे पैसे ले लेगा, और इस पैसे को लेके मैंने ब्रोकर को पैसे दिए, और वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज को दे देगा, है ना। किसको दे देगा? स्टॉक एक्सचेंज को। और वो उसी ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? पे इन डे। अच्छा, अब ये क्या करेगा? इसको बेचना है तो ये शेयर्स दे देगा ब्रोकर नंबर 2 को, शेयर्स। अब ब्रोकर नंबर 2 क्या करेगा? वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज को दे देगा, स्टॉक एक्सचेंज दे देगा फिर ब्रोकर नंबर 1 को, और वो शेयर यहाँ आ जाएगा। तो ऊपर से शेयर ऐसे ऐसे आ रहा है, ब्रोकर 2 स्टॉक एक्सचेंज तरह से, और नीचे ब्रोकर 1 से जा रहा है पैसा स्टॉक एक्सचेंज को, फिर स्टॉक एक्सचेंज से जा रहा है पैसा ब्रोकर नंबर 2 को। दैट इज कॉल्ड पे आउट डे। तो कभी भी अगर पेपर में आता है ना, मैं कहता हूँ लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप भले अपनी भाषा में लिख लेना, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो आप लिख लेना। अगर मुझे बोलोगे तो मैं इसका आंसर क्लास एक सिंपल लैंग्वेज में, ये तो बुक की लैंग्वेज है, इस वाले टॉपिक की एक सिंपल लैंग्वेज में लिख के आपको नोट भी दे दूंगा। तो ये हो गया पे इन डे। वैसे 5 पॉइंट से ज़्यादा आते ही नहीं पेपर में, तो टेंशन नहीं है कोई। ये हो गया पे आउट डे, जब स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर नंबर 2 के पास जा रहा है, फिर यहाँ से पैसा इसके पास पहुँच जाएगा, यहाँ से शेयर्स इसके पास पहुँच जाएगा, और इस ट्रांजेक्शन में पूरे T+2 डेज का टाइम लगता है। और जो पे आउट डे है उसके 24 घंटे बाद इसको इन्वेस्टर्स को इसका पैसा मिल जाता है, और वहाँ से स्टॉक जो है इसके अकाउंट में आ जाता है। परचेज करोगे तो पे कैश, शेयर करोगे तो डिलीवरी करोगे शेयर्स की। अब यहां पे देखना क्लास, ये जो स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से डिपॉजिटरी की तरह काम करता है क्लास, और ये काम करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह। तो डायरेक्टली इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं पहुंच सकता, कुछ ना कुछ ब्रोकर चाहिए, बीच में ब्रोकर का होना जरूरी है। तो ये चार्ट बहुत सिंपल, आप देख लो। बायर ब्रोकर नंबर 1, स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE, ये ब्रोकर नंबर 2, और ये सेलर। जो CDSL है ना और NSDL, ये दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है। ये सिर्फ स्टॉक रखने का पावर इनके पास है, रखने के लिए, ठीक है। इतने सारे शेयर्स, इतनी सारी कंपनी, इतने इन्वेस्टर्स, तो इनका काम स्टॉक्स को होल्ड करने का ही है। और बहुत ज़्यादा डीपली मत जाना। आई नो बहुत सारे बच्चे स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो थोड़ा बहुत पैसा बना भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, लॉस में भी जा रहे हो तो सीख रहे हो कुछ ना कुछ, तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्लास 12th के बाद डेफिनेटली हम कभी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में करियर बताऊँगा, स्टॉक मार्केट में कैसे करियर बना सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो।
अपना खुद का काम चालू करके, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिलेबस तक ही स्टिक रहते हैं, तो परेशान नहीं होना कमेंट में। तो सेलर देगा इसको, सेलर इसको शेयर्स ऐसे ऐसे दे देगा और यहाँ तक आएगा, और बायर इसको पैसे ऐसे ऐसे दे देगा, यहाँ तक आएगा। तो ये पूरा का पूरा फ्लो ऑफ शेयर्स है, फ्लो ऑफ फंड्स है। नाउ डिपोजिटरी सिस्टम के अंदर दो लोग होते हैं या दो बॉडी होती है, एक हो गया द डिपोजिटरी और दूसरा हो गया डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, डिपोजिटरी है क्या, ध्यान समझना। डिपोजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन in the depository system. Depository is just like a bank where depositor investors can deposit and withdraw the money or securities. In depository and investors can deposit and withdraw his share, लेकिन directly नहीं, through depository participants. तो डिपोजिटरी के पास शेयर्स पड़ा हुआ है, मान लो गुल्लक है डिपोजिटरी, उसके अंदर शेयर्स पड़ा हुआ है, निकालने का पावर आपको नहीं है, आप किसी ब्रोकर के थ्रू उसमें से निकालोगे, तो वो होल्ड करता है सिक्योरिटीज को और कुछ नहीं। और डीपी क्या होता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड सेबी, सिलेक्टेड ब्रोकर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर्स है, अलग अलग बैंक भी ब्रोकरेज का काम करती है, सब ब्रोकर्स, तो दीज आर द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मैंने बहुत डिटेल में बताया, पेपर में बताऊं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शन है, सेबी का फंक्शन है, ट्रेडिंग प्रोसीजर के 5 स्टेप, दैट्स इट, इतना कर लेना इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी डिफरेंस अगर आप करना चाहो तो उसका डिफरेंस भी कर सकते हो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का, इवन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। ये रहा। In India, there are 2 depository, National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL). Both the depository hold your financial security like shares, bond in dematerialized form and facilitate trading in stock exchange. तो ये ट्रेडिंग में हेल्प करता है और स्टॉक्स को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। Depository participants, DP is an agent of the depository. तो जो डीपी है वो एजेंट है डिपोजिटरी का, डिपोजिटरी के बिहाफ में काम करता है। एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विथ अ डीपी। तो जो इन्वेस्टर्स है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट करेगा एंड नॉट विद द डिपोजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एज पर द सेबी गाइडलाइन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर ब्रोकर, बैंक एक्सेट्रा कैन बिकम डीपी आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद सेबी। तो कोई भी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन सकता है, लेकिन सेबी से रजिस्टर करना पड़ेगा। डीपी इज वाइटल इंटरमीडियरीज इन डिपोजिटरी सिस्टम एंड ऑल बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स अंडर डिपोजिटरी सिस्टम्स टेक प्लेस थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। तो जितनी भी डीलिंग होती है बाइंग सेलिंग, वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही होती है, उनको डीपी बोलते हैं। देख भी सकते हो, ये इन्वेस्टर्स, ये डीपी और ये सारे के सारे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नामों पर दिए गए हैं। अगला है, देखो 2 इंडिसेस है स्टॉक मार्केट के। सबसे पहला सेंसेक्स, जो सेंसेक्स है, सॉरी सेंसेक्स, और दूसरा है निफ्टी। दिस इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। सेंसेक्स को ये देखा होगा आपने, मुंबई वाले सब जानते होंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक्स, 30 जो स्टॉक्स है ना, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 30 टॉप स्टॉक्स है, उनके प्राइसेस को देखते हुए ये बताता है सेंसेक्स अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो ये जो मेजर स्टॉक्स है ना, मेजर शेयर्स हैं, इनको पकड़ता है और उनके हिसाब से एवरेज लगाता है, स्टॉक मार्केट अप है या डाउन है। There are total 23 stock exchange in India, with the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange being the largest. तो stock exchange और भी है, लेकिन BSE और NSE, Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange जो है वो क्लास सबसे बड़े हैं। और ये ध्यान रखना कि इस Bombay Stock Exchange का जो इंडिसेस है, ठीक है, जिनसे मेजर करते हैं कि स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको सेंसेक्स बोलते हैं। दिस इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। It is calculated by their price, by the taking price 50% key stocks listed in National Securities Exchange of India. तो NSEI के 50% स्टॉक्स को ये काउंट करता है और उसके हिसाब से निफ्टी बताता है कि अप एंड डाउन क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में प्राइस अगर बढ़ रहा है ना, कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, उसको बुल बोलते हैं, बुलिश पीरियड, बुल है ना। और स्टॉक मार्केट में प्राइस घट रहा है, उसको बेरिश बोलते हैं, मतलब नीचे, बियर जो भालू होता है वो झुक के चलता है। स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्राइस डाउन हो रहा है तो बेरिश, स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो बुल। जैसे बुल साउंड होता है ना, एकदम उससे उछलता है, ऊपर जाता है भाई। अच्छा, 2 मतलब पता होना चाहिए आपको। डीमटेरियलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस by which a client can get physical certificate converted into electronic balances. मटेरियल को खत्म कर देना, फिजिकल सर्टिफिकेट्स को खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डाल दिए कि आपके पोर्टल पर आपको दिख रहा है अकाउंट के अंदर इतने शेयर्स आपके पास हैं।
एंड इन्वेस्टर्स इंटेंडिंग टू डीमोनेटाइज सिक्योरिटीज नीड टू हैव अकाउंट विद जीपी। तो आपका एक अकाउंट होना चाहिए, वही बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। डीम्यूचुअलाइजेशन, earlier on the intermediaries, that is broker, used to own, control and manage the stock exchange. This ownership and management of stock exchange by the broker often leads to conflict in interest between the brokers and their client. पहले क्या होता था, सारा कंट्रोल ना ब्रोकर अपने हाथ में रखता था, तो कई बार इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि भाई सारा का सारा कंट्रोल तो तुम्हारे पास है, तुम कहीं इसको फायदे के लिए यूज ना कर लो। तो सरकार ने क्लास इस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए स्टॉक मार्केट का डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब सेपरेशन कर दिया ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग राइट ऑफ members. Through demutualization there is reduction of chances broker using stock exchange for personal gain. ब्रोकर को बिल्कुल अलग कर दिया, सारा ट्रांजैक्शन दिखेगा जो भी हो रहा है इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर उसको कोई भी तरीके किसी भी तरीके से पर्सनल फायदे के लिए यूज नहीं कर सकता। 100 का शेयर 120 का नहीं खरीद सकता, तो किसी भी तरीके से आपका एक पैसा ब्रोकर नहीं खा सकता, बिकॉज पैसा आता भी आप ही के अकाउंट में है, आप ही का वो अकाउंट जो अकाउंट अटैच है किसी और में भी नहीं, और जाएगा भी उसी अकाउंट से जो अटैच है, किसी और से नहीं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने का बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है जब तक मार्केट खुद घाटे में ना जाए, तो कोई झोल यहाँ पे नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं कहता हूँ इस टॉपिक से भी मुझे लगता है 90% से ज्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज इसको नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा सब, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, क्लास इतनी देर तक टिक के। लोग शुरू में ही बस हार मान जाते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए उनके एग्जाम में नंबर नहीं आते और कॉलेज में नहीं जाते, फिर वो एक घटिया लाइफ जी के रह जाते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं अगर खड़े होकर आपको 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी खड़े होकर बैठ के 1 घंटा एटलीस्ट देख सकते हो, और इनके नोट्स बना के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम ले लो, 2 दिन 4 दिन, जितना भी टाइम आपको ठीक लगता है, बट इसको अच्छे से लर्न कर लेना, बट हाँ एग्जाम से पहले कर लेना। सेबी, Securities and Exchange Board of India. SEBI was established 12th of April 1988 to protect the interest of investors. स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई वहां पे लगा रहे हैं, उनका पैसा डूबे ना, उस चीज के लिए कोई तो रेगुलेटर चाहिए। जैसे क्लास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है कमर्शियल बैंक का, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ट्राई है, IRDA है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का रेगुलेटर जो है वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज द रेगुलेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इट कंसिडर अ वॉच डॉग। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉच डॉग है, जैसे घर का वॉच डॉग होता है ना, वो किसी को घर में घुसने नहीं देता, गलत काम चोरी नहीं करने देता, उस तरह से सेबी ध्यान रखता है कि भैया कोई गलत काम ना हो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो सेबी का यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट भी किया जाए। जैसे टू रेगुलेट द एक्टिविटी इन स्टॉक एक्सचेंज, एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और उनको भरोसा दिलाया जाए कि भैया जी आपका पैसा तो बिल्कुल सेफ है। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जितनी भी है उनको रोका जाए, सभी के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं पेपर में, और रेगुलेट करना और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपको काम किस तरीके से करना है उसको डिफाइन कर दो, भी इसी तरीके से ही काम करना है। फॉर इंटरमीडिएट सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर, सब ब्रोकर, जितने ब्रोकर वगैरह हैं, अंडरराइटर्स वगैरह है ना, उन सबका एक डिफाइन कर दो कोड ऑफ कंडक्ट कि भी तुम्हें काम कैसे करना है ना, तुम इसी तरीके से काम करना, अलग से कुछ नहीं करना। सभी के 3 फंक्शन है पेपर में, 3 में से कोई भी फंक्शन आपको पूछ सकता है, मे बी आपके सेट में कुछ और हो, किसी के में कुछ और हो। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन देना। सभी स्टॉक मार्केट को डेवलप भी करता है, और रेगुलेट मतलब फाइन पेनल्टी भी लगाता है, देखता है कोई गलत काम कर रहा हो तो एक्शन भी लेता है। तो आओ तीनों को पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है? प्रोहिबिट मतलब होता है सख्त मनाही, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड मतलब मना है लेकिन कुछ कंडीशन को पूरी करके वो काम कर सकते हो। प्रोहिबिट्स मतलब सख्त मनाही, बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं करने देता। क्या? प्राइस रिगिंग, जो मैंने कहा था ना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ वीडियो का, वाटर बॉल वाला जो है, तो उसमें देखो प्राइस रिगिंग की जाती है। मतलब आप खुद ही अपने, जैसे अदानी के ऊपर ब्लेम लगा था, अदानी ने अपने स्टॉक्स अपने रिलेटिव के थ्रू खुद ही खरीदवा दिया, तो लोगों को लगा स्टॉक्स बिक रहे हैं, प्राइस बढ़ गया, लोगों ने खरीदना चालू किया, जबकि वो फेक परचेजिंग थी। तो प्राइस रिगिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना, मैनिपुलेशन करना, ये सब सभी रोकता है। सभी प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं ना, उनको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज होती है, कंपनी कब बोनस दे रही है उनको पता होता है। बोनस समझते हो ना, अगर मेरे पास 1000 शेयर है तो कंपनी मुझे 500 1000 शेयर और फ्री में दे देगी,
तो मुझे पता है कि यार कंपनी बोनस देने वाली है अगले महीने, तो कंपनी के लोग इस महीने ही अपने रिश्तेदारों को शेयर्स खरीदवा देते हैं, क्योंकि उनको तो पता है बोनस मिलने वाला है, और फिर अगले बार उनको जब बोनस मिलता है उनका फायदा हो जाता है, वो बेच के निकल जाते हैं, अपना पैसा डबल कर जाते हैं या 1.5 गुना कर जाते हैं। तो सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग यानी इनसाइडर लोगों को ट्रेडिंग करने से रोकता है और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है ऐसी एक्टिविटी करने पे। सेबी एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को ताकि वो अच्छी सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं। टीवी में आता भी ना म्यूचुअल फंड सही है, सारे दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें, तो उसमें सेबी की गाइडलाइन होती है वो कि भैया आपको पूरा बताया जाता है कि कोई इन्वेस्टर फ्रॉडगिरी में ना आए, ठगे ना। सेबी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी मार्केट में कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है, और सेबी इशू करता है गाइडलाइन डिबेंचर्स होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कि डिबेंचर होल्डर जो उनका भी नुकसान ना हो। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सेबी चाहता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो डेवलप करे, जैसे डीमेटलाइजेशन हुआ, ऑनलाइन स्टॉक इतना इजी हो गया, ऑनलाइन चीज़ों को करना, स्टॉक खरीदना बेचना, तो पहले से बहुत इंप्रूवमेंट आया है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सेबी ने स्टॉक मार्केट को काफ़ी डेवलप भी किया है, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दी, डेवलप किया है। सेबी ने इंटरमीडियरीज को जो है वो एक तरीके से सेबी प्रमोट करता है, उनकी ट्रेनिंग, जो ब्रोकर है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। सेबी परमिट करता है इंटरनेट ट्रेडिंग, है ना, आप इंटरनेट ऑनलाइन भी कर सकते हो। सेबी अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है कि आपकी मर्जी है, आप अंडरराइटर को लो चाहे मत लो। अंडरराइटर कौन होता है? जो आपकी कंपनी के शेयर्स को बिकवाता है। तो अगर आप चाहते हो खुद बेच दोगे तो आप अंडरराइटर को मत रखो, नो प्रॉब्लम। तो सेबी क्या करता है, अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है ताकि आपका कॉस्ट कम हो, खर्चे कम हो। और पहले ऑनलाइन नहीं होता था स्टॉक मार्केट में, आप जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, अब ऑनलाइन हो जाता है। जैसे आप टिकट खरीदते थे पहले, अब ऑनलाइन होता है ना रेलवे टिकट, उसी तरीके से। कंडक्टिंग रिसर्च, सेबी रिसर्च पब्लिश करता है। अलग अलग मार्केट के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रेलेवेंट बॉडीज हैं, सभी क्या करता है, ऑनलाइन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है ताकि भी सबको आसानी से स्टॉक मार्केट की नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि कोई गलत जगह पैसा ना लगा दे या गलत जगह फंस ना जाए। रेगुलेट, नियंत्रण करना स्टॉक मार्केट के ऊपर, थर्ड फंक्शन है। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। सेबी हैज फ्रेम रूल्स, सेबी रूल रेगुलेशन बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है ब्रोकर्स के लिए, नकील कसने के लिए कि भाई ब्रोकर्स कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। सेबी रजिस्टर्ड और रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, इनके ऊपर भी क्लास सेबी क्या करता है, निगरानी रखता है, इनको भी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी सेबी रेगुलेट करता है। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को खरीदती है ना, तो भी सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना सेबी से परमिशन लिए आप कंपनीज को क्लास बेच नहीं सकते, क्योंकि आप एक कंपनी हो, आप दूसरी कंपनी को बेचोगे तो भी आपके शेयर होल्डर्स भी तो इधर उधर होंगे ना, तो भैया आपको सेबी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी शेयर होल्डर को नुकसान नहीं होना चाहिए। सेबी इंक्वायरी और ऑडिट बिठाता है और पेनाल्टी भी लगाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेगुलेटरी फंक्शन। ऑडिट मतलब चेक करना कि स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन दिखाई जा रही है वो सही है या नहीं, और इंक्वायरी भी बिठाता है। तो दीज आर द फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस। दैट्स इट। तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से खत्म कर दिया। अब बस हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं क्लास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग, तो वो भी मैं इसी वीक खत्म कर दूंगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप तन मन धन से लग जाओ मेहनत करने, है ना, यहाँ तक पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।